अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हाशिम नियाज़ी। दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त मिस्टर एजाज चुगताई सीनियर एडवोकेट के साथ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से बातचीत करने जा रहा हूं। और ये जजमेंट है 2020 SCMR पेज 153। दोस्तों, इस जजमेंट के साथ दीगर 8 जजमेंट्स और भी हैं जो इसी इशू के मुतल्लिक हैं, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चुगताई साहब, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जजमेंट जो है, जो 2020 में पास की गई, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे और क्यों ज़रूरत पेश आई कि ये पिटीशन, जो आइनी पिटीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है, ये दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल मुझसे पूछा। पहली गुजारिश ये है कि कराची जो है पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक शहरग है, और उस शहरग होने के हवाले से हर बंदे की ये कोशिश रही कि वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमाए। वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से वहाँ पे उनके असासों पे, गलियों पे, चौबारों पे, सोसाइटीज़ पे हर किस्म का कब्ज़ा जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ करने की हर मुमकिन कोशिश करती रहीं, और वो सारी कोशिशें कामयाब हुई। जब सब लैंड माफिया और पोजेसर और लैंड ग्रैबर्स ने उसको अपनी अमाजगाह बना लिया, नाजायज़ और गैर कानूनी ख्वाहिशात की, तो रिज़ल्ट में फिर कराची जो है वो रोशनियों का शहर नहीं रहा, बल्कि कूड़ा क्रिकेट का अंबार बन गया। और उसमें सारा मामला जो है, वहाँ के जो एक्स मेयर थे नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, वो ये मामला फादर सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर के गए कि किस तरह से लेजिस्लेशन करके, नाजायज़ लेजिस्लेशन करके कराची के हुस्न को बर्बाद किया जा रहा है। ये बुनियाद जो है उसकी, वो एक्स मेयर की नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, जनाब नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब ने इसमें बारिश के पहले कतरे का करैक्टर प्ले किया। और उनका करैक्टर इस किस्म का था कि आने वाली सदियां याद रखेंगी कि एक बंदा आया था और उसने फादर सुप्रीम कोर्ट से इतनी डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव, इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट हासिल की। चुगताई साहब, इस जजमेंट के हवाले से ज़रा बताइएगा कि बुनियादी किन इश्यूज़ को टेकअप किया गया और वो क्या बुनियादी मसाइल थे और वो कौन सी वजह थी, वो कौन से ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से नेमतुल्लाह खान साहब ने ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पसंद किया। उस पर बुनियादी तौर पे मैं जो गुजारिश करूँ वो ये है कि फादर सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है आर्टिकल 184 पब्लिक इम्पोर्टेंस के केस को अज खुद टेकअप करने की, उस जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया गया। और फाजल पिटिशनर जो है लर्नड काउंसिल ने ऑनरेबल फाजल सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई कि किस तरह से कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया और हाउसिंग सोसाइटी माफिया, वाटर माफिया और ये सारे माफियाज ने मिलकर सारे वहाँ के शहरियों को गंद में और डर्ट में किस तरह से जकड़ा हुआ है, और किस तरह से सारे जो उसके बुनियादी एसेट्स हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। उस सारे कब्जे को रिलीव और रिलैक्स करने के लिए, कराची को अपनी ओरिजिनल हालत में लाने के लिए और उसको ओरिजिनल लीगल स्टेटस को बहाल करने के लिए वो सामने मैदान में उतर आए। किस साल में ये पिटीशन दाखिल की गई थी? ये सीपी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशनर नंबर 9 है, जो कि सन 2010 में फादर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। उस पिटीशन के अंदर इश्यूज कौन थे उसमें जो हाईलाइट किए गए? जी, उसमें बुनियादी इशू यही था कि वो जो सैलाबी पानी है, अगर बारिश हो जाए, अगर उसको प्रॉपरली ड्रेनेज ना मिले तो पूरा शहर ही डूब जाएगा। शहर को सैलाबी पानी से और दूसरी किस्म के सोसाइटीज़ की भरमार से बचाने की खातिर ये सारा मामला जो है ये सामने सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर फोरम पे लाया गया। और इसमें जब हम गुज़िश्ता साल मीडिया पे जो ख़बरें आती थीं नस्ला टावर के हवाले से, तजौरी हाइट्स के हवाले से और फिर गंदे नाले के हवाले से, उसके मुतालिक बताइए कि उनके बारे में क्या जजमेंट्स आई, क्या फ़ैसले, क्या ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट देती रही और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती रही? ये सीपी जो है, सीपी नंबर 9 2010 की, इसका डिटेल्ड फैसला जो है वो 9 अप्रैल 2019 को हुआ, जो कि बाकायदा 2020 SCMR पेज 153 पे छप गया। और उसके दौरान में कुछ 3 से 4 हज़ार लोग जो कि जिनका हक दबाया गया था, वो पिटिशनर्स बने, वो एग्रीव्ड लोग थे, वो असल अलॉटीज थे। उन असल अलॉटीज को वहाँ से निकाल करके तो कब्ज़ा जो है वो किया गया। उन सारे कब्ज़ों को बाकायदा लीगल सपोर्ट दी गई गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और लोकल बॉडी गवर्नमेंट ने बाकायदा एक लीगल नेटवर्क बिछाया। और लीगल नेटवर्क जो है उसकी बुनियाद गुड फेथ नहीं, बैड फेथ थी।
और उस बैड फेथ के सिलसिले में गुड फेथ के तौर पे फादर सुप्रीम कोर्ट ने असल कराची को बहाल किया। सबसे पहला एक्शन क्या लिया गया सुप्रीम कोर्ट? सबसे पहला एक्शन उन्होंने ये किया कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स है उन हाई राइज बिल्डिंग्स को जो है वो डिमोलिश किया जाए, क्योंकि उनके बनाने में बुनियादी तौर पे पोटेंशियल डेंजर था कि जो ही ये बिल्डिंग गिरेगी इसके जो मकीन है वो सारे के सारे डेथ का शिकार हो जाएंगे। तो हाई राइज सारी बिल्डिंग्स को रिमूव किया गया और उसके बाद जो बिल बोर्ड्स थे उन बिल बोर्ड्स को भी उतारा गया। उन बिल बोर्ड्स का ये करैक्टर था कि ज़रा सी बारिश हो गई, हवा चलेगी तो टोटल जो केओस है वो क्रिएट हो जाएगा और सड़कों पे जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो ना सिर्फ डिस्टर्ब होगा बल्कि जो ह्यूमन लाइफ है वो ओपन है टू डेंजर एंड टू डाई। जी चुगताई साहब, जो परचेज़ करने वाला होता है, जो ख़रीदार होता है, और अक्सर हम देखते हैं कि कानून की ज़बान में ख़रीदने से पहले वो अदालतों में अक्सर हम कहते हैं कि मुश्तरी होशियारबाज। हमारे लोग, हमारी पब्लिक इस बात को क्यों मद्देनज़र नहीं रखती कि एक प्रॉपर्टी या एक जगह वो लेने जा रही है, प्लाज़ा हो या किसी भी जगह, तो वो उसके वेयर अबाउट्स के मुतालिक क्यों नहीं जानना चाहती या क्यों नहीं उसकी तहकीक करवाती कि ये जो हम चीज़ ख़रीद रहे हैं ये जेन्युइन भी है कि नहीं, या ये नंबर 2 तरीके से लैंड माफिया ने हासिल कर लिया और आगे हमें सेल आउट करें। ये लोगों का क्या प्रॉब्लम है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनका कोई कानून से नावाकफियत है या कोई लालच है जिसकी बुनियाद पे ये सारा अमल हो जाता है और बाद में ये पछताते रहते हैं। मिसाल के तौर पे जब नस्ला टावर गिराने के ऑर्डर हुए तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दिए तो आपने देखा कि वहाँ के जो रहने वाले थे, मकीन थे, जिन्होंने ये वो टावर्स फ्लैट्स ख़रीदे थे, उन्होंने बाहर आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज दें कि इस तरह के मामलात करते वक्त वो ये 3-4 या 2-3 बुनियादी चीज़ें ख़रीदने से पहले ज़रूर करें। अंग्रेज़ी में एक जुमला है जिसको कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अगर इंसान को ये नज़र आए कि यहाँ पे एक लैंड है जहाँ पे वो अपनी छत बना सकता है या कोई पॉलिटिकल के अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकता है तो उसकी ये कानूनी ड्यूटी भी है, अखलाकी ड्यूटी भी है और अपनी नस्लों को बचाने की खातिर उसको चाहिए कि बाकायदा वो एक थॉरो जेंटलमैन प्रोफेशनल वकील से रब्ता करके उसका लीगल स्टेटस चेक करे और अगर किसी रॉन्ग लेजिस्लेशन के तहत कोई सोसाइटी बन गई है तो उसको वो ये समझते हुए एतराज़ करे, उससे प्रॉपरली बगैर कब्ज़ा लिए कभी भी लेटर को ऐसे पोजेशन लेटर के ऊपर किसी भी चीज़ को कभी भी ना खरीदे और अगर वो पोजेशन में आ गया है तो उसमें अपनी उस राइट को वो इंटैक्ट रखे कि उसके पोजेसरी राइट में अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो अगेंस्ट ओरिजिनल ऑनर सू करने का इख्तियार रखेगा। चुगताई साहब, नस्ला टावर के अलावा और कौन कौन से टावर थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया और वहाँ बाद में रिपोर्ट्स मंगवाई उसकी कंप्लीशन के लिए? नस्ला टावर के अलावा बेशुमार हाई राइज बिल्डिंग्स थी, पार्किंग एरियाज़ थे, गुलशन इकबाल की हाउसिंग सोसाइटी थे, हाजी लिमो विलेज था, किडनी हिल लैंड को गिराया गया, जो प्लॉट्स थे ओवरसीज़ हाउसिंग सोसाइटी के उनको रिस्टोर किया गया, जो मैरिज हॉल्स थे जो कि कंटोनमेंट एरिया पर बनाए गए और पाकिस्तान रेलवे की जो लैंड थी वहाँ पे उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई थी और उसके अलावा बहुत सारा मदरसा तफजीजुल कुरान करीम भी वो 18 फ्लोर पे बना दिया गया। 2 मसाजिद जो हैं इलीगल ज़मीन पर बना दी गई ताकि उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जा सके। उसके अलावा बहुत सारे जो बस स्टॉप्स थे उनके रास्तों को ब्लॉक करके बाकायदा जो है 80 स्क्वायर यार्ड्स का उनको चाइना कटिंग कर दी गई और उसके अलावा कंटोनमेंट लैंड की जो स्ट्रेटिजिक लैंड थी उसके ऊपर इंतहाई कमर्शियल एक्टिविटी की गई। सारी कमर्शियल एक्टिविटी को और सारी कमर्शियल प्लाजाज को इन वन गो इन टोटल 9 जजमेंट्स में डिक्लेयर किया गया कि इनको गिराया जाए, इनकी रिपोर्ट सबमिट की जाए और जो सरकारी डिपार्टमेंट है उन्होंने बाकायदा अपने आप को इसमें शामिल रखा कि किस तरह से भी इस ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ना होने दिया जाए। फिर उसी चक्कर में उसी सिलसिले में फादर सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पिटेंट फोरम पे FIRs करवाई, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत बाकायदा उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स लॉन्च हुई। चुगताई साहब, अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ लोगों ने, यानी मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने पैसे दे के जगह परचेज़ कर ली, घर बना लिए, शॉप्स ख़रीद ली, उनकी कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स पास किए और किन को ज़िम्मेदार ठहराया?
फादल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया और इस रिज़ल्ट पर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट कि ये सारा काम जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की शमूलियत से पॉलिटिकली सारा जो एक्चुएटेड कैरेक्टर्स थे उन्होंने किया। जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स थे उन सब ने अपनी मिली भगत और गठजोड़ के साथ अवाम को लूटने की खातर इस सारे मामले को किया। उन्होंने डिटेल्ड ऑर्डर किया और उस डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा कि जो डेवलपर है, जो असल में इन्वेस्टर है, उसकी लैंड को जहाँ कहीं भी है उसको बाकायदा प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और उसकी अटैचमेंट करने के बाद वो जो कंपनसेशन है, जो डैमेजेस हैं, वो कंसर्न एग्रीव्ड लोगों को दिलाए जाएं। डटाई ये देखिएगा आप कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल पेश हुए सिंध के, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो एक वाले से उन्होंने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की और उनके उस कैरेक्टर के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको रिमूव करने का ऑर्डर पास कर दिया कि आप अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं आप उसमें कोर्ट के साथ चीटिंग, मैनिपुलेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन के मुर्तकब हुए हैं। इसलिए सीएम को ऑर्डर किया गया कि इनसे ये चार्ज जो है वो ले लिया जाए और वो चार्ज ले लिया गया। उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के पांव पकड़े और श्योरिटी दी कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि मैं ट्रस्टी हूँ, अमीन हूँ उस इख्तियार का, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची। फिर उनकी माफ़ी को बतौर रिमोर्स जो है वो ले लिया गया। चुगताई साहब, इसमें सिंध गवर्नमेंट के बंदे भी शामिल हैं, इसमें केडीए कराची के अफसरान भी शामिल हैं, इसमें सोसाइटीज़ के भी, और जिनको प्लाट्स की एमिनिटी हासिल थी वो भी शामिल हैं। सवाल ये है कि आम आदमी जो अग्रीव्ड होता है उसको तो कानून की पेचीदगियों का पता नहीं होता। सवाल ये है कि कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है या जिसकी लाइबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, ये सरकारी अफसरान, केडीए या दीगर जो भी अफसरान हैं जिसमें एमपीए भी शामिल हैं, एमएनए भी शामिल हैं, ये सारा मिल मिला के लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको खा पी जाते हैं। इनको कैसे रोका जा सकता है? गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जाएं या कौन सी ऐसी पैरामीटर्स बनाए जाएं कि ये भी चेक एंड बैलेंस के ज़िम्मे में आए और इस तरह की ये जो काम करते हैं ना करें? जब माशरे तबाह बर्बाद होते हैं तो उसका एक ही रूल कुरान पाक ने बताया है कि जब किसी माशरे को डबोना होता है तो उसके जो अहल होते हैं, जो उसके रूलर्स होते हैं, उनको फवाहिश पे और करप्शन पे लगा दिया जाता है। ये हमारी अपनी ही बदअमालियाँ हैं जिसके नतीजे में हमारे ऊपर इस किस्म के हुक्मरान आ गए हैं जो कि ना सिर्फ करप्ट हैं बल्कि मॉरली भी करप्ट हैं और उन्होंने हर किस्म की करप्शन जो है वो की है। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाए, ईमानियात का रास्ता इख्तियार किया जाए और अंडर द लॉ जो है उसकी लॉ की सुप्रीमेसी में आते हुए आपके पास अखलाकी तौर पे भी बैकिंग हो। और विदाउट लीगल सपोर्ट आप कोई काम ना कीजिए और हर लीगल सपोर्ट को एक मॉरल सपोर्ट हासिल हो। जब इंसान, जब कोई पॉलिटिशियन, जब कोई पार्टी ये नियत लेकर के आती है कि हमने लूटमार ही का बाजार गर्म रखना है, उसी को परपेचुएट करना है, तो उसको रोकने का तरीका जो है वाहद वो एजुकेशन है। पब्लिक एजुकेटेड हो, उसके पास सिलेक्ट करने के लिए बेटर मटेरियल हो। जी चुगताई साहब, ये बताइए कि 8 जजमेंट्स में दीगर कौन से इश्यूज है, जब मसला मिसाल के तौर पर उसमें गंदे नाले के हवाले से जजमेंट में बड़े स्ट्रिक्टली ऑर्डर पास किए, वो गंदे नाले कौन कौन से थे? जी, उसमें औरंगी का नाला था, उसमें ये गुजर नाला था और जितने भी कंसर्न नाले हैं सब के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट्स की गई महमूदाबाद का थी। भी नाला। महमूदाबाद नाला था। कोई ऐसा नाला नहीं है जिसका जिक्र जो है वो फाजल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में नहीं है। टोटल नेटवर्क जहाँ कहीं भी है वो सारे का सारा उसमें शामिल था। नाम गिनाना शुरू करेंगे वो तो तो बहुत 2 लंबा हो रातें गुजर जाएंगी, लेकिन सिंपली 99% ऑफ कराची में जितना भी ये ड्रेनेज था उस सारे को उन्होंने डिस्कस किया। चुगताई साहब, इसमें एक और इशू भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस सर। किया, टेकअप किया, वो था वाटर के हवाले से। वाटर के हवाले से बताइए कि क्या इशू था और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसके हवाले से ऑर्डर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई। वाटर को कंट्रोल करने वाला जो वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड ही से ये टैंकर माफिया जो है वो पानी लेते हैं और हाई प्राइस के ऊपर ड्रिंकिंग या इस्तेमाल के काबिल जो पानी है उसको डीएचए या कंटोनमेंट या दूसरे एरियाज़ में उसको सप्लाई करते हैं। उस सारे निज़ाम को उन्होंने वाटर बोर्ड ने अज़ खुद मफलूज किए रखा ताकि उनकी जो टाई अप है, उनकी जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है वाटर माफिया के साथ, टैंकर माफिया के साथ, वो बरकरार रहे। और ये मामला इंतहाई अफसोसनाक और कर्बनाक और दहशतनाक है। इस जजमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम अपने आप को महसूस नहीं कर सकते कि हम इंसान हैं। इंतहाई गैर इंसानी और
अखलाक बाख्ता जो वाक़यात हैं इसमें मौजूद हैं। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इस जजमेंट को सब लोग पढ़ें, इसको देखें, इसको समझें, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी इम्प्लीकेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान है। और पूरा कंटोनमेंट एरिया स्ट्रेटेजिक लैंड डिक्लेयर हो चुका है। हर कंटोनमेंट एरिया के ऊपर कोई शादी हाल नहीं चलेगा, किसी किस्म की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, किसी भी और स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें बनाई हुई थी उसके बारे में क्या वो ऑर्डर? उसको डिमोलिश किया जाएगा। और उसको जो स्ट्रेटेजिक लैंड है, अगर कोई जंग हो जाती है, कोई हालत ऐसी क्रिएट हो जाती है, तो उसके पैरामीटर्स और प्रोटोकॉल्स के तहत उन लैंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा चुगताई साहब, आप मुझे बता रहे थे कि ये मामला, जैसे ये 8-9 जजमेंट्स हैं, ये आप बता रहे थे कि अभी ये मामला आपके ख़्याल में, आपकी ऑब्ज़र्वेशन आपने अपनी बताई कि ये मामला तो 2029 तक शायद ये चलता रहे। इसकी क्या वजह है? क्यों चलता रहे? उसमें क्या चीज़ें होती रहेंगी जिसकी वजह से आप ये प्रिज़्यूम कर रहे हैं कि ये तो अभी 10 साल और लग जाने हैं? मैं ये समझता हूँ, और आपकी भी यकीनन यही राय होगी, कि जो पिटीशन सीपी 9 2010 में आई, उसका डिटेल्ड फैसला जो 2019 में हुआ और 2020 एससीएमआर पेज 153 पे छपा, एक्चुअली उसमें कोई मोर देन 10,000 एग्रीव्ड लोग शामिल हो गए। चूंकि 10,000 पिटीशंस से ज़्यादा पिटीशंस आ गई, तो हर एक के ग्रीवेंस को पर्सनल लेवल पे अलग-अलग टेकअप किया गया। चुगताई साहब, मुझे ये बताइए कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने एप्लीकेंट के ख़िलाफ़ पर्चे करवा दिए। उसकी क्या वजह थी? उसकी सर बुनियादी वजह ये थी कि जो ओरिजिनल ओनर था, जिसके के हार्ड अर्न्ड मनी लगा हुआ था, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करके उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था। और जब हॉस्पिटल को क्वेश्चन किया गया, तो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने जाली पर्चे, रिश्वतस्तानी इलीगली ग्रेटिफाई करके लोकल पुलिस के साथ उनको शामिल कर लिया गया, ताकि ये अपने केस को फाजिल सुप्रीम कोर्ट में परसू ना कर पाए। लेकिन फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई दीदा दलेरी और अपने कैरेक्टर को निभाते हुए सबको सुना, सबको रिलीफ मिला, और कराची जो है वह अपने हुस्न को बहाल करने में बरास्ता फाजिल सुप्रीम कोर्ट कामयाब हुआ। तो आप समझते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये लैंडमार्क जजमेंट कराची वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। मैं समझता हूँ, और हम सब ये समझते हैं, कि ये जजमेंट जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में टॉप क्लास जजमेंट है, और आने वाली सदियां इस जजमेंट को याद रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपका कि आपने इस सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के हवाले से पब्लिक को, दोस्तों को ब्रीफ़ किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।